नमस्कार बच्चों, आपका जो पहला पाठ था प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश की अन्य घटनाएं वो समाप्त हो गया है। भौतिक विज्ञान का एक पाठ मैंने आपको पढ़ा दिया है। काफ़ी महत्वपूर्ण पाठ था, बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में बहुत आता है उसमें से। अब मैं रसायन विज्ञान का एक पाठ लेता हूँ जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पहला पाठ है यह किताब का आपकी का, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, हम अपने चारों तरफ देखते हैं, बहुत सारे परिवर्तन हमारे चारों तरफ होते हैं। कुछ उनमें भौतिक परिवर्तन है तो कुछ रासायनिक परिवर्तन है। जैसे पानी का बर्फ जमाना, पानी को आप फ्रिज में रख देते हैं, बर्फ बन जाती है, बर्फ से फिर पानी मिल जाता है, ये एक भौतिक परिवर्तन है। लेकिन दूध से जब दही आप बनाते हैं तो क्या दही से दूध बन सकता है? नहीं, क्योंकि वो एक रासायनिक परिवर्तन है, एक केमिकल चेंज है। रासायनिक परिवर्तन कभी वापस नहीं होता, उनमें नया पदार्थ बनता है। तो ये जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, इन्हीं को हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं। तो ये हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसके बाद दूसरा टॉपिक आता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो ये जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया है, अगर मैं इसको प्रतीकों के रूप में लिख दूं, जो इनके प्रतीक हैं, जैसे हाइड्रोजन का H2 होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, तो प्रतीकात्मक निरूपण जो होता है, रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हम जानते हैं, हाइड्रोजन को हम H2 लिखते हैं, ऑक्सीजन को हम O2 लिखते हैं, इन दोनों का रासायनिक संयोग हो रहा है और ये बनेगा जल। बच्चों, यहीं पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे दूध से दही बनी तो दूध आपका अभिकारक हो गया, दही आपका उत्पाद हो गया। तो यहाँ पर दो अभिकारक हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों ने अभिक्रिया की है, और जो नया पदार्थ बना है जल, उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण में समीकरण एक समीकरण, उसका एक दायां पक्ष एक बायां पक्ष होता है। बाईं ओर हम अभिकारक लिखते हैं, दाईं ओर उत्पाद लिखते हैं, और अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक तीर लगाते हैं। ये तीर दो प्रकार के होते हैं, तो ये सीधा और एक इस तरीके का। जो अभिक्रिया वापस नहीं हो सकती, जिसे हम अनुत्क्रमणीय कहते हैं। जैसे दूध से दही बन गई तो अब दही से दूध नहीं बन सकता, वो एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, तो उसके लिए ये वाला तीर लगाएंगे। लेकिन अगर अभिक्रिया वापस हो सकती है तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए ये तीर लगाते हैं। ये वाला एक बार फिर दिखाता हूँ बड़ा सा, ऐसे और ऐसे, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह है। ये वाला, इसमें आधा एरो उधर आधा एरो इधर लगा देते हैं, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का निशान। रासायनिक समीकरण मैंने बताया। अब आता है संतुलित रासायनिक समीकरण। आपने गणित में
समीकरणें पढ़ी होंगी, उनके दो पक्ष होते हैं, दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसी प्रकार जब हम रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे तो रासायनिक समीकरण में भी दोनों पक्षों में बराबर चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि मैं उदाहरण अभी वही पुराना वाला ले लेते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल बना। तो जल बना है तो इधर हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं और ऑक्सीजन के भी दो परमाणु हैं। अभी कारक एक पक्ष हो गया। जो उत्पाद दूसरा पक्ष है उसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन का एक परमाणु है, जबकि इधर ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं। तो दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, वही समीकरण संतुलित समीकरण होगी। अब समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे? समीकरण को संतुलित करने के लिए हमारे पास केवल एक ही तरीका है कि जो अणु या परमाणु हैं उनके सामने उचित संख्याओं से गुणा करें, उचित संख्या लिख दें। लिखने का मतलब गुणा करना ही होगा। जैसे यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो मैं इस जल के अणु में 2 से गुणा कर देता हूँ, तो इसका अर्थ हो गया ये भी 2 हो गई। ये 1 लिखा हुआ है, जहाँ कुछ नहीं होता, 2 एकम 2, इसकी गुणा नीचे वाले 2 एकम 2, तो 2 ऑक्सीजन हो गई। लेकिन हाइड्रोजन कितनी होगी? 2 दूनी 4, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन? 2, तो मुझे यहाँ से भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी ताकि ये दोनों भी, ये भी हाइड्रोजन भी कितना हो जाए? 4 हो जाए। तो इस प्रकार रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित करना होगा। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे CH4 मीथेन को जब जलाते हैं, कोई भी हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन से जो बना यौगिक होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जब भी उसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं अर्थात उसे जलाते हैं तो CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं, साथ में ऊष्मा यानी गर्माहट और प्रकाश भी निकलता है। अभी इन्हें हम संतुलित करेंगे। देखेंगे यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 और 1 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो इसमें 2 से गुणा करके हाइड्रोजन 4 कर लेते हैं। तो इस तरीके से 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 एकम 2 यहाँ, तो 4 ऑक्सीजन होगी। इसमें 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन आपकी इस पक्ष में होगी। अब ये आपकी रासायनिक समीकरण कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, तो रासायनिक समीकरण आपकी पूर्णतः संतुलित हो गई। तो इस प्रकार रासायनिक समीकरण का संतुलित होना जरूरी है। अब आता है रासायनिक समीकरण में कमियां। रासायनिक समीकरण में बहुत सारी कमियां होती हैं, मैं उनका निवारण भी आपको बताता चलूँगा। एक कमी हमें ये पता नहीं लग रहा कि ये पदार्थ ठोस है या गैस है या द्रव है। उसके लिए इन पदार्थों के ब्रैकेट भी हमें लिखना पड़ेगा कि कौन सा गैस है, कौन सा ठोस है, कौन सा द्रव है। या लिक्विड, इंग्लिश में पानी लिक्विड होता है तो मैंने एल लिख दिया, लिक्विड द्रव। तो इस प्रकार उनकी अवस्थाओं को उनके ब्रैकेट में बराबर में लिख सकते हैं। दूसरी कमी यह है कि यह अभिक्रिया किन परिस्थितियों में हो रही है। ताप ज़्यादा है या कम है, दाब ज़्यादा है या कम है, कोई उत्प्रेरक है या नहीं है, इसका पता कैसे चलेगा। तो बच्चों, अगर आपको ताप, दाब और उत्प्रेरक के विषय में बताना है तो उसे हम इसके ऊपर लिख सकते हैं। ये जो एरो होता है इसके ऊपर लिख देंगे ताप कैसा है, ज़्यादा है, कम है, ये जितना भी है। मान लिया 250 डिग्री सेल्सियस पर हो रही है तो लिख दो उसके ऊपर। तो ताप, दाब, उत्प्रेरक क्या होता है? वो पदार्थ होता है उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है और कभी कभी घटा भी सकता है। तो इस एरो के ऊपर हम उसको लिख सकते हैं। तो उत्प्रेरक हम लिख देते हैं। तो इसके बाद जब मैंने आपको बताया कि आप ताप, दाब, उत्प्रेरक यहाँ लिख सकते हैं। एरो के ऊपर आप जिस ताप पे हो रही हो ताप लिख दो, जिस दाब पे हो रही हो दाब लिख दो, जो उत्प्रेरक है वो लिख दो। और अगर हमें रासायनिक अभिक्रिया की एक और कमी होती है कि हमें ये नहीं पता लग पाता कि अनुत्क्रमणीय है या उत्क्रमणीय है, तो अनुत्क्रमणीय के लिए ये वाला एरो और उत्क्रमणीय के लिए इस एरो को हम लगा देते हैं। एक चीज और इम्पॉर्टेंट है कि रासायनिक समीकरण देखकर हमें अभिक्रिया की गति, कि अभिक्रिया धीमी चल रही है या तेज चल रही है,
इसका पता नहीं लगेगा, और अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण हो जाएगी इसका पता भी हमें रासायनिक समीकरण देखकर नहीं लगाया जा सकता। तो बाद वाली जो दो कमियां हैं उनका निवारण हम नहीं कर सकते, बाकी जो और कमियां मैंने आपको बताई उनका निवारण भी मैंने आपको साथ साथ बताया है। तो इस प्रकार रासायनिक समीकरण की कमियां और निवारण ये मैंने आपको दोनों एक साथ पढ़ाए। एक बार फिर बता देता हूं, रासायनिक समीकरण को देखकर हमें भौतिक अवस्थाओं का पता नहीं लग पाता, तो भौतिक अवस्था ब्रैकेट में लिख दें। रासायनिक समीकरण को देखकर हमें ताप, दाब, उत्प्रेरक का पता नहीं लगता, तो उन्हें एरो के ऊपर लिख दें। रासायनिक समीकरण को देखकर हमें उसकी गति का पता नहीं लगता, तो लगेगा ही नहीं। रासायनिक समीकरण को देखकर हमें कितने समय में अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी पता नहीं लगता, वो भी नहीं लगेगा। अभिक्रिया अगर अनुत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय है, तो उसके लिए हमें इन एरो का प्रयोग करना पड़ेगा। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाएं वैसे तो कई प्रकार की होती हैं, पर मुख्यतः यहाँ पर आपको मैं 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ाता हूँ। पहली है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया क्या है? ये हमारी योगात्मक अभिक्रिया, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोग से एक पदार्थ बनता है, केवल एक, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अमोनिया प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, इन दोनों के संयोग से NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बना। यह अमोनिया है, साथ साथ याद करते रहेंगे, यह हाइड्रोजन क्लोराइड है, यह है अमोनियम क्लोराइड। इसे हम व्यवहारिक रूप में नौसाधर भी कहते हैं। तो इस प्रकार ये मैंने योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण दिया। एक उदाहरण आपको और देते हैं जो मैंने पहले भी दिया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल बनता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के संयोग से तो अभिकारक 2 हैं, लेकिन उत्पाद एक ही बना है, एक ही प्रकार का उत्पाद बना है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम योगात्मक अभिक्रियाएं कहते हैं। अब हमारी दूसरी अभिक्रिया है वियोजन, यानी उसे हम अपघटन भी कहते हैं। वहां पर जुड़ना था तो यहाँ पर टूटना है। परिभाषा बहुत सरल है, जब किसी अभिक्रिया में एक अणु के टूटने से कई अणु, यानी एक पदार्थ के टूटने से कई नए पदार्थ बनते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। दोबारा सुनिए, जब एक पदार्थ के टूटने से कई नए पदार्थ बनते हैं, एक से ज़्यादा नए पदार्थ बनते हैं, तो इसी अभिक्रिया को हम आपका वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जब हम इसको गर्म करते हैं, गर्म करने के लिए ये डेल्टा का प्रयोग करते हैं, त्रिभुज बना देते हैं। गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम चूना पत्थर भी कहते हैं, याद रखना बच्चों। और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसे हम चूना कहते हैं, और यह है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो एक पदार्थ के टूटने से 2 नए पदार्थ बने,
तो ये हमारी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ये वियोजन और अपघटन दो अलग अलग नाम क्यों ले रहा हूँ मैं? देखो बच्चों, यदि एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ दे रहा है और वो दो से अधिक पदार्थ जुड़कर फिर वो पहले वाला पदार्थ बना देते हैं, तो अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो गई, वापस चल रही है, तो ये है वियोजन। और अगर टूटने के बाद जो नए पदार्थ बने हैं उनके जुड़ने से पहले वाला पदार्थ ना बन सके तो वो है अपघटन अभिक्रिया। तो ये वियोजन या अपघटन दो तरह का होता है। एक तो ऊष्मीय वियोजन, जब आप गर्म करते हैं तो ऊष्मीय वियोजन है, और दूसरा है विद्युत वियोजन यानी बिजली द्वारा। इन्हें भी अपघटन भी कह सकते हैं। जैसे जल है, जल में अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करके दो तार डालने पड़ेंगे, एक कैथोड होगा एक एनोड होगा, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाए तो आपको कैथोड पर हाइड्रोजन मिलेगा और एनोड पर, कैथोड आपका माइनस वाला होता है, एनोड आपका प्लस वाला होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जल टूट गया, वियोजन हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये हुआ हमारा विद्युत वियोजन। और ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन में तो आप जैसे अमोनियम क्लोराइड है, इसे आप गर्म कर दो, गर्म करो मतलब ऊष्मा दो, ऊष्मीय वियोजन है, तो ये आपको अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड देगा। यह अभिक्रिया भी वापस हो सकती है, इसलिए ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो इस प्रकार हमने वियोजन अभिक्रिया को पढ़ा। जब एक पदार्थ टूटकर एक से अधिक प्रकार के पदार्थ देता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं और तीसरी अभिक्रिया के प्रकार को पढ़ेंगे। तीसरी